चलिए बच्चों, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल सीरीज़ में आज ग्रेविटेशन चैप्टर के सवाल लगाएंगे। ठीक है, और इसमें आगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के सवाल भी लेंगे। थ्योरी पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो थ्योरी में जो भी फॉर्मूले बने थे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का और स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, है ना, वो देखा था हम लोगों ने। वेट का फॉर्मूला, वो सब ऑब्वियस बात है। तो इसके अलावा जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी उसमें भी हमने स्मॉल ए की जगह स्मॉल जी को रिप्लेस करके देखा था थ्योरी के दौरान, और सवाल भी लगाए थे। बट आज हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स के सवाल एक बार फिर से देखेंगे, तो रिवीजन हो जाएगा और सभी लोग ध्यान से देखेंगे आखिरी तक। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्फीयर्स वेइंग 20 किलोग्राम ईच। 20 किलोग्राम का ये स्फीयर है, 20 किलोग्राम का ये दूसरा स्फीयर है। प्लेस 50 सेंटीमीटर अपार्ट। इनके सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी बोली गई? 50 सेंटीमीटर। पर ये ध्यान रखना है कि हमें डिस्टेंस मीटर्स में ही लेनी होती है। इनके बीच फोर्स पूछा गया है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? जी, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, मास ऑफ सेकेंड बॉडी अपॉन उनके बीच की दूरी का स्क्वायर। F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। जी की वैल्यू आपको याद होगी 6.67 10⁻⁻11। इसकी वैल्यू 20 किलोग्राम, इसकी वैल्यू 20 किलोग्राम और डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। 100 से भाग लगा देंगे, मीटर हो गया। और अब इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो नंबर है 6.67, इसमें इन नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा और 10 की पावर साइड में लिख दी हमने। ये कितना हो जाएगा? 1/2, है ना, मतलब 0.5 का स्क्वायर 0.25। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको इतनी वैल्यू का कैलकुलेशन खुद करना है। जो भी नंबर आएगा 10⁻⁻11 न्यूटन्स, वही आंसर हो जाएगा। अगर बड़ा नंबर आता है तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख के 10 की पावर्स को चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो किन्हीं भी दो बॉडीज़ का मास दिया जाए, उनके बीच की दूरी दी जाए, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कहा गया है कि द मास ऑफ अर्थ गिवन एंड मास ऑफ मून गिवन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून गिवन, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मून एंड बाय मून ऑन अर्थ। देखिए अर्थ जितना फोर्स मून पर लगाएगी उतना ही फोर्स मून भी अर्थ पर लगाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से। ठीक है, तो ये सवाल में जो बताइए, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, ये आप चाहे तो याद भी कर ले क्योंकि ये तो फिक्स रहेगा। मास ऑफ मून 7.4 10⁻22 किलोग्राम। ठीक है, और उनके बीच की दूरी है 3.84 10⁻5 किलोमीटर्स। ठीक है, अब बताइए इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा? F बराबर जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून अपॉन उनके बीच की दूरी का स्क्वायर। तो ये तो 6.67 10⁻⁻11 हो गया। मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24, मास ऑफ मून 7.4 × 10⁻22 अपॉन उनके बीच दूरी है 3.84 × 10⁻5। ये किलोमीटर्स में है तो 1000 का गुणा कर दिया, ये मीटर हो गया और ये स्क्वायर। ठीक है, अब पिछले सवाल की तरह ही करना है। जो नंबर्स हैं वो नंबर्स के पास रखने हैं, ये और ये, और 10 की पावर्स के पास 10 की पावर -11, और ये 10 की पावर जो है बेस सेम है, मल्टीप्लाई पावर जुड़ जाएंगी तो 24 और 22 कितना हो जाएगा? 46 अपॉन में 3.84 का स्क्वायर। ये अब गुणा 2 बार कर लेना। ये 10 की पावर 5 × 10 की पावर 3, 10 की पावर 8 और इसका स्क्वायर तो 10 की पावर 16। ठीक है, अब आप इसका कैलकुलेशन खुद करेंगे और ये एक साथ मिला दिए जाएंगे, सो उतना न्यूटन्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशन, गुणा तो खुद कर ही लोगे, गुणा और भाग। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो लगेगा वो ये इस तरीके से निकल आएगा। चलिए आगे बढ़ते। कहा गया है एक क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर्स। एक क्रिकेट बॉल को ऊपर से नीचे गिराया गया। ठीक है, नीचे की तरफ जा रही है। हाइट कितनी है? 20 मीटर्स की हाइट है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बॉल व्हेन इट टचेस द ग्राउंड। जब ये गेंद जमीन से टकराएगी तो
तो उस समय इसकी स्पीड क्या होगी ये बताना, यानी कि u तो 0 होगा, ड्रॉप किया गया जब v आपसे पूछा गया, और कैलकुलेट द टाइम इट टेक टू फॉल थ्रू इट्स हाइट, तो कितना समय लगेगा ये भी बताना है, यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगा ये भी बताना है, ठीक है। तो देखिए ज़रा ध्यान से, हमारे पास u है, हमारे पास s है, तो सिंस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as होता है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh हो जाएगा। जब भी अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन होता है तो एक की जगह स्मॉल g लेते हैं और s की जगह h लेते हैं। v हमें पता नहीं है, u 0 है, g की वैल्यू सवाल में 10 लेने को बोली गई है, वैसे 9.8 होती है, h की वैल्यू यानी हाइट कितनी है बोलिए सवाल में 20 मीटर्स। तो यहाँ से v स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2 2 4 400, तो v कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अब टाइम भी पूछा गया था, बताइए सिंस v बराबर u प्लस 80, तो v हो गई 20, u हो गया 0, एक्सीलरेशन 10 है नीचे की तरफ जो कि स्मॉल g था, और टाइम पता लगाना है। 20 इज इक्वल टू 10t, तो 20 अपॉन 10 इज इक्वल टू t, देयरफॉर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ठीक है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो समझ गए होंगे। अच्छा देखिए, कभी कभी इस तरह का सवाल भी आता है कि दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं और उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स F बोल दिया गया और कहा गया अगर उनके बीच की दूरी को आधा कर देंगे तो उनके बीच कितना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। जैसे कि ये दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास है m1, एक का मास है m2, और इनके बीच सेंटर्स के बीच की दूरी है d, ठीक है। तो इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। नाउ इफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज हाफ्ड, डिस्टेंस कितनी हो जाए, हाफ कर दी जाए, देन नया फोर्स क्या होगा पहले तो ये बताइए, बिना सवाल करे ज़्यादा होगा या कम होगा, तो जब करीब आएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जी मास उतना ही है, डिस्टेंस अब डी ना होकर डी अपॉन 2 हो गई, आधी हो गई ना, ठीक है। देयरफॉर एफ बराबर, एफ नहीं अब इसको हम एफ डैश बोल देते हैं, ठीक है, पहले एफ था अब एफ डैश बोल देते हैं, या एफ न्यू बोल देंगे, न्यू फिर नीचे लिखेंगे, तो जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर बाई 4, ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो एफ डैश क्या हो जाएगा 4 टाइम्स जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो जो एफ डैश आया वो क्या आया 4 टाइम्स, ये क्या है पुराना एफ है, तो नया एफ जो कि एफ डैश है वो क्या हो गया 4 टाइम्स पुराना एफ आ गया। कभी कभी रेशियो भी पूछ लेते हैं, तो बताइए एफ डैश बराबर 4f है, तो एफ डैश अपॉन एफ क्या होगा 4/1 होगा, एफ डैश अपॉन एफ 4/1, दैट इज एफ डैश रेशियो एफ बराबर 4:1। बाकी इसका उल्टा ऐसे घुमा के दोनों तरफ लिख देंगे, वो तो समझते हैं आप कि एफ डैश रेशियो एफ 4:1 है, तो एफ रेशियो एफ डैश 1:4 होगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल ही बनते हैं। मेन क्लास के दौरान मैंने आपको बताए भी थे, आई होप आप याद आ गया होगा, जो नए लोग देख रहे हों वो लोग देख लें, बाकी जो स्टूडेंट्स रहे थे क्लास में देख रहे थे एक्चुअल क्लास तो उन्हें तो पता ही होगा, फिर भी रिवीजन के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। कहा गया है ए स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग की छत से एक पत्थर को गिराया गया, टेक 4 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, कितना लगा इसको नीचे तक जाने में 4 सेकेंड लगा और वो नीचे पहुंच गया, ठीक है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट बतानी है। देखिए जब भी कोई ड्रॉप किया जाता है तो u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब v हमें पता नहीं है इस सवाल में, ठीक है, बस इतना समझ लीजिए कि पत्थर नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब एक बात बताइए कि डिस्टेंस किस किस इक्वेशन में होती है, तो सेकंड इक्वेशन में होती है और एक थर्ड इक्वेशन में होती है, बट थर्ड के लिए आपको v भी चाहिए, तो सिंस s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो g की वैल्यू 9.8, नीचे से ऊपर जाएंगे तो g की वैल्यू -9.8, कभी कभी 10 बोल दे तो 10 लिख देना, साइन बता रहा हूँ मैं, ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस का साइन रखेंगे वैल्यू में, और ऊपर नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस का रखेंगे। h की वैल्यू पता करनी है 0 इंटू टी इज 4 प्लस हाफ ऑफ, g की वैल्यू जितनी भी दे दें, फिलहाल मैं 10 ले रहा हूँ, 10 से कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, ठीक। t बोलिए कितना है 4 है, ये तो 0 हो ही गया, 2 5 10, 2 5 10 और ये 16, तो h बराबर कितना हो जाएगा 80 मीटर। तो बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी हो गई 80 मीटर हो गई, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कहा गया है ए प्लेयर थ्रोज ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड। एक प्लेयर एक गेंद को नीचे से ऊपर फेंकता है। अच्छा, नीचे से जब ऊपर फेंकेंगे तो हमें कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तभी तो ऊपर जाएगी, अपने आप थोड़ी ना ऊपर उठ जाएगी। द बॉल अटेन्स ए हाइट ऑफ 25 मीटर। कहाँ तक पहुंच जाती है? 25 मीटर ऊंचाई तक पहुंच जाती है। कितनी ऊंचाई तक पहुंच गई है? 25 मीटर ऊंचाई तक पहुंच गई। एंड देन रिटर्न बैक, और उसके बाद फिर वापस आती है। फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल। इनिशियल स्पीड बतानी है। देखिए ध्यान से, अपर मोस्ट पॉइंट पर जो स्पीड होगी वो 0 ही होगी। नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो v 0 और ऊपर से नीचे आएगी तो u 0, जब ड्रॉप किया जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है? u निकालना है। अच्छा चलिए, जब एक बात बताइए, सिंस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh होगा। अब कुछ बच्चे यहीं पर माइनस लगा देते, कुछ बच्चे वैल्यू में लगाएंगे, तो हम लोग वैल्यू में ही लगा लेंगे। जी की वैल्यू सवाल में देखते हैं, 9.8 लिखने को बोला है या कितना बोला है? नहीं बोला है, नहीं बोला है तो फिर 9.8 ही लगाएंगे। पर माइनस क्यों लगाया मैंने? अभी मैंने बोला था जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस का लगाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो प्लस का लगाएंगे। h की वैल्यू 25 है, तो माइनस यू स्क्वायर और माइनस का 19.6 इंटू 25, माइनस माइनस कट गया, तो यू स्क्वायर बराबर, या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 25 इंटू 150 का 0, कैरी 15, 25 ने 225, 225 और 15 240 का 0, कैरी 24, 25 से कम 25 और 4900। ये बराबर क्या रहेगा? 70 मीटर पर सेकेंड। तो कितनी शुरुआती वेग से फेंका गया? इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया 70 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आसान है, समझ गए होंगे आप। अगर स्पीड तेज लग रही हो तो आप स्लो करके देख ले, है ना, क्योंकि रिवीजन है तो थोड़ा सा फास्ट करा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हम एक ही क्लास में कर सकें। ठीक है, अब इस तरह के सवाल जो है अब बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब एक जैसे सवाल ज़्यादा नहीं करेंगे, कर लेंगे। अब आप आगे बढ़ते हैं। कहा गया है, आसान सवाल है, द वेट ऑफ ए बॉय ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज 294 न्यूटन। वेट ऑन अर्थ कितना है? 294 न्यूटन। मास बताना है। ठीक है, तो मैंने ई क्यों लिख दिया? कि अर्थ पर है। ठीक है, जब कोई दूसरा प्लेनेट आया ही नहीं है तो फिर हम यहाँ ना लिखेंगे और तो भी ठीक। कभी कभी क्या होता है एक सवाल में अर्थ, मून या एक प्लेनेट, दूसरा प्लेनेट, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो फिर हमें बताना पड़ता है कि भाई ये अर्थ का है, ये मून का है, इस तरीके से। तो आप जरा एक बात बताइए, सिंस W=mg होता है, W की वैल्यू 294 है, m हमें पता करना है, g की वैल्यू 9.8 होती है, तो 294 में जब 9.8 का डिवाइड लगा देंगे तो मास आ जाएगा। देखो मास और जितना भी आए ये डिवाइड करके उतना किलोग्राम्स। ठीक है, तो बस इतना ही करना था। और मास नहीं बदलता, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो मास सेम रहेगा, वेट बदल जाएगा, क्योंकि वेट बराबर होता है m इंटू स्मॉल जी, और स्मॉल जी की वैल्यू बदलने की वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू हाइट पर जाने से भी घट जाती है, डेप्थ में जाने से भी घट जाती है। ठीक है, पोल्स पर स्मॉल जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, इक्वेटर पर स्मॉल जी की वैल्यू कम होती है। ठीक है, चलिए आगे कहा गया है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.67 न्यूटन एंड इट्स मास ऑन इट्स सरफेस इज 1 किलोग्राम। मास इज 1 किलोग्राम, वेट इज 1.67 न्यूटन। कैलकुलेट द वेट एंड मास ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। पृथ्वी पर बताइए क्या होगा। ठीक है, ये सब मून पर है, ऑन मून एक ऑब्जेक्ट का मास इतना है, वेट इतना है। ठीक है, तो एक बात बताइए, W=mg होता है। ठीक है, तो यहाँ वेट है 1.67, मास है 1 किलोग्राम, स्मॉल जी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी? 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मून पर इतनी होगी। ठीक है, ये सब मून के लिए। अब अर्थ के लिए आते हैं। फॉर अर्थ मास कितना होगा? मास तो उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट कहीं पर भी ले जाया जाएगा तो उसका मास नहीं बदलेगा। मास इज द मटेरियल कंटेंट इनसाइड इट, तो कितना मटेरियल कंटेंट है वो थोड़ी ना बदल जाएगा। अमाउंट ऑफ द मटेरियल कंटेंट इनसाइड अ बॉडी इज नोन एज मास, तो वो उतना ही रहेगा। वेट कितना हो जाएगा? m इंटू स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ वाली, स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ वाली कितनी होती है? 9.8, तो अब यहाँ वेट कितना रहेगा? 9.8 न्यूटन्स। ठीक है, तो बस आसान है ये भी। लगभग
6 गुनी होती है स्मॉल जी की वैल्यू मून की तुलना में अर्थ पर, ठीक है। ठीक है, देखिए ध्यान से। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया 49 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू व्हिच इट राइज, कितनी ऊंचाई तक ये पहुंचेगी, यानी आपको बताना है कि अगर ये नीचे से ऊपर जा रही है तो कहाँ तक पहुंचेगी, उसके बाद फिर ये नीचे आने लगेगी। द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ, और कितना समय लगेगा उसको वापस आने में। तो देखो जाने का समय निकाल लो, उतना ही समय आने का लगेगा। तो बस अगर जाने का 2 मिनट लगा तो आने का भी 2 मिनट, टोटल 4 मिनट लगेंगे। अब कितना लगेगा वो तो करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर पहुंच रही है तो ऊपर पर v 0 हो जाएगा, ठीक है। हमें h दिया नहीं गया है, तो जरा एक बात बताइए, सिंस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh, कौन सी इक्वेशन आपको लगानी है, आपको खुद ही जज करना है। अच्छा, g की वैल्यू वैसे तो 9.8 होती है, ऊपर से नीचे 9.8, नीचे से ऊपर माइनस 9.8। और देख लेते सवाल में 10 तो नहीं बोला, अगर 10 बोला तो 10 लगा लेंगे। तो कुछ नहीं बोला तो हम फिर 9.8 ही लगाएंगे। और ऊपर से नीचे तो प्लस, नीचे से ऊपर जा रहे तो माइनस। h की वैल्यू हमें पता नहीं है, माइनस 49 स्क्वायर और माइनस का 19.6 इंटू एच, माइनस माइनस कट जाएगा, 49 स्क्वायर अपॉन 19.6 बराबर एच बराबर जितना भी है उतना ही मीटर्स आ जाएगा। अब जब एच आपके पास आ ही जाएगा, यानी ये डिस्टेंस कितनी है आ ही जाएगा, फिर आपको टाइम बताना है। तो जरा बताइए, सिंस v बराबर u प्लस AT होता है, या GT हो जाएगा, तो v कितना है 0, u कितना है 49, ठीक है। g की वैल्यू माइनस 9.8, माइनस क्यों, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है। टाइम हम पता लगा लेंगे, तो 9.8 t बराबर 49, t बराबर क्या हो जाएगा 49 अपॉन 9.8, क्या 9.8 से डिवाइड हो जाएगा ये 5 टाइम्स अगर करें तो 9 हाँ 5, ठीक है 5 सेकेंड। तो देयरफॉर टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड मोशन, ऊपर नीचे दोनों तरफ का मोशन कितना हो जाएगा 5 + 5, यानी कि 10 सेकेंड। टोटल टाइम 10 सेकेंड के बाद वो बॉल वापस से वही रिटर्न होके आ जाएगी, ठीक है। हाइट डिवाइड कर लेना, अपना कैलकुलेशन वो छोड़ दिया आपके लिए मैंने। देखिए एक सवाल है, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जरा ध्यान सुनिएगा। ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टॉवर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। एक 19.6 मीटर ऊंची इमारत है, ठीक है। कितनी, 19.6 मीटर ऊंची। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी हो गई 19.6, एच कितना हो गया 19.6। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो क्योंकि ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं तो u बराबर 0 हो जाएगा, h बराबर आपको दिया कितना 19.6, और v पूछा गया है, ठीक है। अब कौन सी क्वेश्चन लाएंगे वो आप देखिए। स्मॉल g की वैल्यू जब ऊपर से नीचे आते हैं तो कितनी होती है 9.8। अगर बोला जाए सवाल में कि 10 ले लो तो 10 ले लेना, फिलहाल नहीं बोला गया तो फिर आपको 9.8 ही लेनी है, ठीक है। चलिए एक और सवाल करते हैं। कहा गया है ए स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टॉवर 100 मीटर हाई। सौ मीटर ऊंचा टॉवर है, यहाँ से एक स्टोन गिरता है, एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। एक पत्थर यहाँ से फेंका जाता है 25 मीटर पर सेकेंड से, और ये तो ऊपर से नीचे ड्रॉप हो रहा है तो 0 मीटर पर सेकेंड होगा। ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे की तरफ, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। देख लीजिए फोटो। अब कहा गया है कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। बताइए वो कहाँ मिलेंगे, से नीचे से ऊपर जा रहा है, बताइए कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ना, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले पत्थर को ग्रेविटी नीचे खींच रही है, और नीचे से ऊपर जो पत्थर जा रहा है उसे भी ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो नीचे से ऊपर जाने वाले को थोड़ी मुश्किल होगी, ऊपर से नीचे आने वाले को आसानी होगी, ठीक है। बताना है कि ये कहाँ मिलेंगे, ये कहाँ मिलेंगे। तो इस स्टोन को नाम हम दे देते ए, इसको नाम दे देते बी, फॉर स्टोन ए, फॉर स्टोन वी, स्टोन ए के लिए स्टोन बी के लिए, ऐसे ऐसे करना, ठीक है। जरा बताइए कि हम मान लेते हैं कि वो लेट स्टोन ए एंड स्टोन बी
विल मीट आफ्टर टी सेकेंड्स। मान लेते हैं टी सेकेंड्स की जर्नी के बाद वो मिलेंगे, तो ऊपर वाला टी सेकेंड में कहाँ पहुंच जाएगा और नीचे वाला टी सेकेंड में कहाँ पहुंच जाएगा, वो दूरी बराबर होनी चाहिए तभी तो मिल पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए बताएं दूरी अगर हम निकालें तो बताइए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक, अब ये डिस्टेंस कितनी कवर कर लेगा, अब मान लीजिए x डिस्टेंस ने कवर कर ली ऊपर से नीचे आते वक्त। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर मिल गए किसी पॉइंट, मान लीजिए इस सीधे मिल गए और ये हाइट ऊपर से x है। ठीक है, ऐसे ऐसे जनरली मान लिया मैंने। u तो 0 है, टाइम हमें पता लगाना है, हाफ ऑफ a की वैल्यू तो g के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और टाइम वही तो पता लगाना है, तो x बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। इस पत्थर के लिए बात करें तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस कितनी कवर करें, मिलने के लिए इसे कितनी कवर करनी पड़ेगी बताइए, पूरी 100 है, वो x कवर करे आया तो इसे कितनी कवर करनी पड़ेगी 100 माइनस एक्स, तभी तो मिल पाएंगे। भाई अगर दो लोग 80 किलोमीटर दूर रहते हैं, दो लोग 80 किलोमीटर दूर रहते हैं, उन्हें बीच में कहीं मिलना है, तो अगर एक ने 20 कवर करी तो दूसरे को 60 कवर करनी पड़ी, तभी तो मिल पाएंगे। ठीक है, तो ये 100 माइनस एक्स और u कितना दिया गया था इसे 25, टाइम हमें पता ही नहीं है, टाइम भी सेम चाहिए होगा भाई अगर मिलना है किसी से तो सेम प्लेस पर सेम टाइम पे पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 माइनस एक्स बराबर 25 टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या है कि हमें x और t दोनों पता लगाने हैं। ओके, तो वैल्यू लिख देते हैं हम 9.8। ठीक है, g की वैल्यू 9.8। अच्छा, स्टोन बी के लिए g की वैल्यू कितनी होगी वो आप जानते हैं, कितनी होगी -9.8। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, अब क्योंकि वो नीचे से ऊपर जा रहा था ना। अब हमें क्या करना है, देखो दो अननोन है x और t। अब दो अननोन कैसे निकलेंगे, दो इक्वेशन है, कोई बात नहीं, हम यहाँ से क्या करते हैं इसकी वैल्यू रख लेते हैं, इसको लिख देते हैं इक्वेशन 1 और यहाँ रख लेते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, x की वैल्यू ले आओ, हाफ 9.8 टी स्क्वायर यहाँ रख देंगे आके, 100 माइनस हाफ इंटू 9.8 टी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू ये थी हाफ 9.8 टी स्क्वायर, एक्स की रख दिया आके। ठीक, अब बाकी चीज़ें बाकी सब चीज़ें सही है, दैट इज इक्वल टू राइट साइड क्या 25 टी प्लस हाफ 9.8 टी स्क्वायर, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, हाफ 9.8 टी स्क्वायर, हाफ 9.8 टी स्क्वायर। अब जरा देखो राइट साइड में क्या है, माइनस हाफ 9.8 टी स्क्वायर, इधर भी क्या है इधर भी क्या, दोनों तरफ सेम हो गया, तो ये तो आसान हो गया कैलकुलेशन। 100 इज इक्वल टू 25 टी, टी इज इक्वल टू 100 अपॉन 25, टी इज इक्वल टू क्या हो गया 4 सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड का समय लगेगा और ये एक दूसरे के आमने सामने होंगे, ऊपर वाला 4 सेकेंड के बाद और नीचे वाला 4 सेकेंड के बाद। अच्छा, आपको ये तो पता चल गया कि 4 सेकेंड के बाद ये मिलेंगे, लेकिन कहाँ मिलेंगे तो पता ही नहीं चला। ठीक है, तो वैन t बराबर 4 तो x बराबर क्या होगा 1/4 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ऊपर से नीचे आ रहा तो g की वैल्यू 9.8 लगाओगे, नीचे से ऊपर जा रहा तो g की वैल्यू -9.8 लगाओगे। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो x बराबर क्या हो जाएगा हाफ इंटू 9.8 इंटू 16, तो x बराबर 9.8 इंटू 8, बोलो 8 8 सर 64, 8 9 सर 72, 78, 78.4 मीटर। अब जरा ध्यान से समझिए कि आंसर जो आया है उसका कंक्लूजन समझिए, वो कहाँ मिल रहे हैं 4 सेकंड के बाद वो मिल रहे हैं, और कहाँ मिल रहे हैं 78.4 मीटर्स दूरी पर मिल रहे हैं। 78.4 यानी x की वैल्यू 78.4 है, यानी कि वो आधे से ज़्यादा दूरी तय कर पाया करके आ गया, तब तक ये यहीं पहुंच पाया, नीचे से 21.6 मीटर ही पहुंच पाया। समझ रहे हैं ना, मैंने बोला था कि ऊपर वाले को ग्रेविटी फैसिलिटेट करेगी नीचे गिरने में और नीचे वाले को अपोज करेगी ऊपर जाने में। तो यही वजह है कि ऊपर वाला 78.4 मीटर कवर कर जाएगा, तब नीचे वाला 21.6 मीटर कवर करके उसके पास पहुंच पाएगा। ठीक है, अभी कहाँ मिलेंगे अभी ये, तो वो तो खैर मैंने रैंडमली ऐसे बनाया, तो कहाँ मिलेंगे समझ लो, लगभग यहाँ मिलेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, क्योंकि ये तो, अब आप ध्यान रखिएगा इस बात का, समझ गए, देख लीजिए नोट कर लिए सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल था ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल आर्किमिडीज प्रिंसिपल के और कर लेते हैं।
चलिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अच्छा, कुछ कुछ किताबों में क्या है, जैसे शान देवी के वो लोग ने क्या किया है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को अलग एक चैप्टर के रूप में ही बना दिया है, उन्होंने फ्लोटेशन नाम दे दिया है, ठीक है। हालांकि इसका स्टार्टिंग टॉपिक जो है वो काफ़ी आसान है और वो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया वाले सवाल हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बट चलिए एक सवाल उसका भी कर लेते हैं ना, हालांकि उसको करने की खास रिक्वायरमेंट है नहीं। कहा गया है ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए सरफेस एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर नॉर्मली, ठीक है। जैसे ज़मीन पर आपने बक्सा रख दिया तो उसने कितना फोर्स लगाया, नीचे की तरफ 100 न्यूटन, और कितने एरिया पर लगाया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर परपेंडिकुलरली। व्हाट आर द थ्रस्ट एंड प्रेशर ऑन द सरफेस, ठीक है। तो थ्रस्ट जो कि नॉर्मल प्रेशर होगा, तो प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया होगा। फोर्स तो 100 न्यूटन है, लेकिन एरिया गड़बड़ है। अब एरिया कैसे सही करें, तो एरिया पहले आप 100 का भाग लगाइए तो सेंटीमीटर मीटर बदल जाएगा, बट ये स्क्वायर है, तो आप 2 बार 100 का जब भाग लगाएंगे तब ये मीटर स्क्वायर बन पाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, कितने बचे, 3 जीरो, 1/1000 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1/10 की पावर 3 मीटर स्क्वायर, यानी 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बताइए प्रेशर कितना हो जाएगा, ऊपर 10 की पावर 2, नीचे 10 की पावर -3, और ये पास्कल्स। तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 10 की पावर 2 × 10 की पावर 3 पास्कल्स। तो प्रेशर कितना जाएगा, 10 की पावर 5 पास्कल्स, ठीक है। आसान है, ऐसे ही आपको करना है। कभी कभी आपको फोर्स सीधा ना देके बोलेंगे मास इतना है, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होता है वो कितना होता है, mg होता है, मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा होता है वो कितना होता है, वेट ऑफ द बॉडी होता है, तो वो mg हो जाएगा। तो आप वहाँ से निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट फोर्स ना दें तो मास दे दें, तभी भी आप नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, mg लगेगा। ठीक है, थ्योरी हम लोग कर चुके हैं, तो अब थ्योरी का डिस्कशन नहीं करेंगे, वो ऑब्वियस बात है। चलिए हम लोग कुछ सवाल रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड से रिलेटेड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कहा गया है एक वुडन ब्लॉक है जिसके डायमेंशंस दिए गए, लेंथ ब्रेथ और हाइट दी गई है, ठीक है। ठीक है, इसका L है 2 मीटर, B है 0.25 मीटर और H है 0.10 मीटर। ये तीनों देकर उन्होंने इनडायरेक्टली आपसे कहा है कि आप इसका वॉल्यूम तो निकाल ही लेंगे, ठीक, गुणा आप कर लेना। इफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुड इज गिवन 0.6, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुड कितनी है, 0.6, कैलकुलेट द मास, मास बताना है। अब देखिए रिलेटिव डेंसिटी दी गई तो पहले तो हम डेंसिटी निकालें, तो बताइए, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुड होगी क्या, डेंसिटी ऑफ वुड, डेंसिटी के लिए हम सिंबल ये बना, डेंसिटी ऑफ वुड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये 0.6 है। अब देखिए हमारा मीटर क्यूब में है ना, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वुड कितनी होगी, अगर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर ml और 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इधर गुणा कर देंगे तो डेंसिटी ऑफ वुड कितनी आ जाएगी बताइए, 0.6 × 10 की पावर 3, और बताइए ये किलोग्राम पर मीटर, ये जो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। अब ये डेंसिटी आ गई आपके पास, ठीक है। वॉल्यूम में नहीं निकालना, वॉल्यूम आप खुद निकाल लेंगे, जितना भी आएगा वो कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं गुणा करके, क्योंकि तीनों यूनिट्स में सेम है तो आपको कुछ मेहनत करनी नहीं, बस गुणा ही करना है। अब आपके पास वॉल्यूम भी है, डेंसिटी भी है, तो अब बताइए मास कैसे निकलेंगे। नाउ डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब आपके पास डेंसिटी है वो यहाँ लिखना, वॉल्यूम है वो नीचे लिखना, इधर गुणा कर देना, मास आ जाएगा, ठीक है, और किलोग्राम्स में आएगा, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन थी, थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा क्लास के दौरान, ताकि फिर
रिवीजन के दौरान आपको ऐसी दिक्कत ना हो कि ये क्या कर दिया, क्योंकि रिवीजन है तो ऑब्वियस बात है थोड़ा तेज चलेगा ही। अब यहाँ थ्योरी डिस्कस कर भी नहीं सकते क्योंकि थ्योरी तो 10 दिन चलती है क्लास, एक चैप्टर की इस दिन 10 दिन चली थी लगभग, तो वो सब कैसे हो पाएगा आधा घंटे में, है ना। देखिए कहा गया है कि एक बॉडी है, उसका मास 70 किलोग्राम है, मास ऑफ द बॉडी इज 70 किलोग्राम, ठीक। व्हेन कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, जब ये पानी में डूबी होती है तो इट डिस्प्लेसेस 2000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो कोई भी बॉडी अपने वॉल्यूम के बराबर ही लिक्विड डिस्प्लेस करती है, तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस कर रही है, 2000 सेंटीमीटर क्यूब वाटर डिस्प्लेस कर रही है। तो इतना वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस हो रहा है तो इतना ही वॉल्यूम इस बॉडी को होगा। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा ड्रम है, ठीक, वो पानी से भरा हुआ है, आप उसमें कोई एक बॉल डालते हैं, तो जब आप बॉल को डुबोएंगे तो क्या वो पूरा ड्रम खाली करेगी, सिर्फ उतना ही तो पानी बाहर छलक जाएगा, बाहर फैल जाएगा जितना कि वो बॉल जगह लेगी। अगर पूरा ड्रम लबालब भरा हुआ है ऊपर तक और आप उसमें गेंद को डुबोते हैं तो गेंद क्या पूरा ड्रम खाली करेगी, पूरा ड्रम नहीं खाली करेगी, केवल उतना ही पानी बाहर फैलाएगी जितना उसका खुद का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल, रिलेटिव डेंसिटी बतानी है, रिलेटिव डेंसिटी बतानी है, ठीक है। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी तो पता चल जाएगी, पहले डेंसिटी ही पता चले, ठीक है। तो आप जरा एक बात बताइए, सिंस डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होगा, मास इसका है किलोग्राम में है तो जरा 70,000 ग्राम्स हो गया। अब मैंने ये क्यों बदला ग्राम्स में, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में है, डेंसिटी या तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखो या किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लिखो, ये कॉम्बिनेशन होता है। तो मास हो गया 70,000 ग्राम और वॉल्यूम हो गया 2000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 2 3 1 2 3, डेंसिटी बराबर कितनी हो गई, 35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को कुछ लोग क्यूबिक सेंटीमीटर या सीसी भी कहते हैं। नाउ रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। किसी की भी रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब मटेरियल की डेंसिटी कितनी आई, 35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वाटर की कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी अगर आप सेंटीमीटर क्यूब के टर्म्स में लिखेंगे तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के टर्म्स में कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लिखेंगे तो फिर 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, तो आंसर कितना हो जाएगा, 35। तो रिलेटिव डेंसिटी मटेरियल कितनी हो जाएगी, 35, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि वो दो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो होता है, तो इसलिए उसमें कोई भी यूनिट नहीं लगानी है, ठीक है। चलिए एक सवाल मैं आपको होमवर्क देता हूँ, उसको आप करना। ए सील्ड कैन, जैसे पेप्सी की कैन आती है उस तरह की एक कैन है, उसका मास 600 ग्राम है। सील्ड कैन का मास 600 ग्राम है, हैज़ ए वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका वॉल्यूम इतना है, यानी आपको मास भी दे दिया वॉल्यूम भी दे दिया। तो मास है कितना सील्ड कैन का, 600 ग्राम, और वॉल्यूम कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो मास और वॉल्यूम से आप डेंसिटी निकाल लेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब क्योंकि डेंसिटी के सवाल चल रहे हैं तो निकालनी ही होगी। विल दिस कैन सिंक इन वाटर, तो अब इसकी आप डेंसिटी निकालेंगे, तो अगर इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा आती है तब तो ये डूब जाएगी, और अगर इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम आती तो ये तैरेगी, ठीक है। तो अब आप बताएंगे कि ये डूबेगी या तैरेगी। 2 सवाल मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, दोनों सवालों को आपको करना है और उनका आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप क्लास को लाइक भी कर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को शेयर भी कर दें। थैंक यू।